गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए देकर उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नजर मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसों के लिए परेशान थे, इसलिए मेरी शादी उससे कर दी गई। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी चीखें निकल गई, वह मेरे साथ। आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त रीना खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त रीना पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की लगता है, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़कियों को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ ही होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी, तू कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नजर तुझ पर न पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं रीना की यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 1 साल पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए रीना से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। रीना फिर शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाजत ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हम शादी में पहुंच गए, तभी रीना कहने लगी, तुम देखना कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो रीना ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जी के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम रूपा है और हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और समझदार भी। मुझे अपने घर के हालात देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन यही सब सोच सोच कर मेरा दिल बहुत तड़प उठा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल ही रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रीना की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। थोड़ी ही देर में रीना मेरे घर चली आई और कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार से तपने लगी।
तभी मेरी माँ वहाँ आ गई और मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नजर मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? इससे पहले कि मैं माँ को कुछ समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ मेरे पिताजी भी थे। पिताजी ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बगैरत नहीं जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि माँ ने पहले ही मेरा रिश्ता अपनी बहन के बेटे से तय कर दिया था और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी थी। मगर पिताजी माँ से कह रहे थे कि एक बार इस बारे में बेटी से बात कर ली जाए। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबाए बैठी है। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पिताजी मुझसे यह बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डाल गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया कि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। 2 दिन सोचने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था, जिसके बाद पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी में जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। मैंने बहुत हिम्मत करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियां की हैं। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आस पास ही थी। उसने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। और हाँ, मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख के रो दूं। मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती। मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी
जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे, तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, मेरा तुम पर पूरा हक है, तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली कि जब तुम मुझे सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि कल सुबह तुम अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना, तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि मैं ये राज जानना चाहती थी। कुछ देर बाद मेरे पति ने मुझे चलने के लिए कहा। मैं उनके साथ कार में बैठकर सवार हो गई। इसी बारे में सोच विचार करते करते कब सफर खत्म हो गया पता ही न चला। मेरे पति ने कार का दरवाजा खोलकर मुझे नीचे उतारा, फिर हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने एक कच्चे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ न आया कि यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। बाबा जी ने कहा, इजाजत है, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मुझे ढोंग सा लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाजत लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह राज की बात है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था, मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता न था। वहाँ एक बाबाजी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम लड़की को देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की जरूरतमंद हो। यह सब जानकर मैं बहुत परेशान हो गया और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली शादी कर ही नहीं सकूंगा। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक जरूरतमंद लड़की देखी, अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया, फिर तीसरी, फिर इस तरह करके मैंने 12 शादियां की और धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबाजी को तलाश करना चाहा, पर वो वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबाजी को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि कब तक मैं तलाक देता रहूंगा और शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबाजी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनन फानन वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा, अब मैं थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा। मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेंगी ताकि मैं एक ही दफा सब करके चैन की जिंदगी गुजार सकूं। बाबाजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली हो। बाबाजी की बातें सुनकर मैं बोला, बाबाजी, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं।
फिर बाबा जी ने कहा कि जिस लड़की को देखकर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आएगा कि इसके बाद में किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा, वही तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। जिसकी मुझे तलाश थी वह लड़की तुम हो, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वह लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। इसके बाद मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारा जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था उसने भी मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं रूपा का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत ने एक लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में मुझे कुछ बुराई न थी। आज मैं अपने उस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।